हर एक हादसा हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देता है। उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, उसका रिलीजन से कोई संबंध नहीं है। टोटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। फ्रीडम के नाम पे लोग अत्याचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिलती। पाकिस्तान की तो बिल्कुल खुली पड़ी हुई है। जिस तरह से इमरान खान का भूतपूर्व प्रधानमंत्री का बलात्कार हुआ, अगर वो घटिया स्टोरी सच है, तब समझ में आता है कि फारूक अब्दुल्ला कैसे डर गए, उमर अब्दुल्ला कैसे डर गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी और पाकिस्तान घुटनों पे भी आ गया था। ये सीज फायर भी भारत को बहुत कॉस्टली पड़ने वाला, काफी महंगा पड़ेगा। Compromise is a very bad thing for the one who is strong. जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और हम सब जानते हैं कि पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा संबंध खराब हुए हैं। भारत के अंदर जिस तरह से पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया, उसके बदले में पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेनाओं ने आतंकी निशानों और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ था, आतंकियों को निशाना बनाना। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को टारगेट किया, लगातार मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेनाएं दे रही है। लेकिन साथ ही साथ प्रोपेगेंडा और जो है वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड है ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही। हम बात करेंगे इन सारे मुद्दों पर कि किस तरह से आईएसपीआर का जो प्रोपेगेंडा है, इनफैक्ट वेस्ट का प्रोपेगेंडा भी स्टार्ट हो गया है। और इनफैक्ट जो इंडियन डायस्पोरा है वो इस पूरे क्राइसिस को लेकर क्या सोचता है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विभूति झा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, नमस्कार। बहुत खुशी है आपके साथ फिर जुड़े हैं, आपके साथ दूसरी बार, और मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट सा है। जी। तो जैसे आपने चर्चा की है, बहुत सही कहा कि सोशल मीडिया पे तो तहलका मचा हुआ है। आज की तारीख में एवरीबडी इज अ प्रवक्ता, एवरीबडी इज अ मूड मेकर, एवरीबडी इज एन एडिटर, एवरीबडी इज अ रिपोर्टर। तो खबरें तो छोड़िए, अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ती हैं। जो कहते हैं कि लोगों को बहकाने का, डराने का, दहशत फैलाने का, ये क्या हो रहा है, सब लोग अचंभित हो से बैठ जाते हैं। तो वो जो है अभी जो डियर फेसिंग द हेडलाइट वाली सिचुएशन है सबों के साथ। तो it's a very challenging situation. We have to face it. There is no choice on that. So go ahead. Yeah, so मैं ये कहना चाहता था कि जैसे देखिए, मेरा अपना विचार है, हर एक हादसा हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देता है, एक अवसर भी देता है कि हम कहाँ थे, क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्यों थे और हम ऐसा क्यों बने, राइट। तो इन सब चीज़ों का जो है आज की तारीख में, देखिए मीडिया का, टेक्नोलॉजी के कारण हम और आप इंडिया और यूएस से बात कर रहे हैं लाइव। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बात को लोगों को भी समझना पड़ेगा। एंड दैट हैज उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, उसका रिलीजन से कोई संबंध नहीं है। टोटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है कि नहीं। तो आज की तारीख में ऐसा होता है कि अफवाहें उड़ती हैं, उनको हमें समझना भी पड़ेगा। हमारा दायित्व और ज्यादा बढ़ गया है कि हम क्या, कहाँ पे झूठ, कहाँ पे फरेब। फ्रीडम के नाम पे लोग अत्याचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिलती। तो एक ऐसा माहौल बन गया है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि झूठ क्या, सच क्या, अफवाह क्या, सच्चाई क्या। तो इसके कारण जो है, जैसे अभी देखिए, पाकिस्तान की तो बिल्कुल खुली पड़ी हुई है। एवरीबॉडी नोज देयर स्टोरी। आज की तारीख में किसी को न शक है न शंका कि पाकिस्तान क्या करता है। सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान को, सारी दुनिया जानती है। यहाँ तक कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम तो 30 सालों से, 40 सालों से बने हुए हैं उनके जो भी। और पाकिस्तान में जो हो रहा है, देखिए, जैसे अगर ये खबर सच है, जिस तरह से इमरान खान का भूतपूर्व प्रधानमंत्री का बलात्कार हुआ, अगर वो घटिया स्टोरी सच है, तब समझ में आता है कि फारूक अब्दुल्ला कैसे डर गए, उमर अब्दुल्ला कैसे डर गए, ओवैसी कैसे डर गए कि अगर उस सत्ता के अंदर गए हम, तो हमारा भी शायद वही हाल हो जाए। तो देखिए, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। और मैं तो एक बात सब पूछूंगा, ये ऐसा अवसर है दुनिया में शांति के लिए कि भारत को उसकी पहल करनी पड़ेगी। और वो पहल है इस शब्द में, रेसिप्रोसिटी डिमांड करने की। मुझे बहुत खुशी है कि उमर अब्दुल्ला आईएमएफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वेस्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
ओवैसी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन मैं इन दोनों महापुरुषों से एक सवाल पूछूंगा आपके शो के साथ साथ, कि क्या आप ओवैसी अपने भाई को बोलेंगे कि तुमने जो बदतमीजी वाली स्टेटमेंट की थी कि पुलिस को हटा दो, हम 15 मिनट में सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, क्या जी। तुम उसको बोलोगे कि वो बात उसकी गलत थी, माफी मांगे उसके लिए? मैं अब्दुल्ला पिता पुत्र से ये पूछूंगा कि क्या आज महबूबा मुफ्ती जो कहती हैं कि वो बच्चों को मारा जा रहा है, इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो आपने जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं का बलात्कार किया था, धमकी दी थी कि कन्वर्ट, लीव और डाई, विल यू एक्चुअली, पूछेंगे आप कि ये हमारी गलती थी, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, मुझ पे दुआ करो, हमें हमें माफ करो? अगर आपने ये चीज नहीं बदली तो फिर हम आप पे कैसे विश्वास करें? जैसे ये सवाल मैंने, मेरे जो 2-4 मुस्लिम दोस्त रह गए हैं उनसे मैंने पूछा था कि हम तुम्हें कैसे अपना मित्र माने, हम तुम पे कैसे विश्वास करें, जबकि तुम्हारे तुम्हारे अनुसार मैं एक काफिर हूं और तुम्हारे अनुसार काफिर का गला कटना है लाइन में जब भी तुम्हारा नंबर आ जाए। तो अगर आप जो है मूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो मेरा आप पे विश्वास, मैं ताली बजाऊंगा आपके शब्दों पे, लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि शायद वो भी एक तरह का अपना तकिया हो। सो देयर आर मेनी इश्यूज अंबर जी। इस फिलॉसफी को अगर हमने मूलतः परिवर्तन नहीं किया तो फिर वो संस्कृत का एक शब्द है, पुनः मूषिको भव, उसका मतलब यह है कि हम फिर से चूहा बन गए। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द दुनिया टू रियलाइज। जैसे कि अब आईएमएफ का जो लोन था, देखिए, आप तो कह रहे हो शांति की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो टेररिज्म को बात कर रहे हो, लेकिन आपने $2 बिलियन उनको लोन दिया, क्यों? शस्त्र और अस्त्र के पैसे पे करने के लिए। तो सब कोई आजकल नंगा हुए जा रहा है, किसी की हरकत छुपी नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर एक इंसिडेंट का इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन होता है। इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशन एनालिसिस हम करते हैं, हम न्यूज नहीं चर्चा करते। हादसे और न्यूज तो होते रहते हैं, जिस आज की तारीख में तो पल पल में खबरें बदलती रहती है। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की और उन्होंने ये कहा कि हर एक ऐसा हादसा हम उसको युद्ध मानेंगे। खबर उठी थी कि ओबामा ने, सॉरी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि आफ्टर नाइट लॉन्ग डिस्कशन बोथ कंट्रीज हैव अग्रीड टू सीज फायर। आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू और नॉट। सर, खबर ये आ रही है अभी एज वी स्पीक कि आज 5 बजे से युद्ध विराम स्टार्ट होने वाला है। या तो अब देखते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ हम ऑन ग्राउंड देखेंगे। हालांकि युद्ध विराम तो पहले भी पाकिस्तान के साथ हुआ है, लेकिन वो उसका उल्लंघन तो करता ही रहता है। आप बिल्कुल सही कह रही। देखिए ना, इजराइल और हमास में कितने युद्ध विराम होते हैं, रशिया और यूक्रेन में कितने युद्ध विराम हुए हैं, सबका उल्लंघन भी हुआ है। तो एक बात और भी जाननी चाहिए कि जैसे भारत ने ऐलान किया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव था 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स को मारने का, हमने उसको मारा, करेक्ट। हमने तो, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आप, पाकिस्तान ये नहीं मानता कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है। उन्होंने शेमफुली, बड़ी शर्मनाक बात है कि हर चीज को वो रिलीजन का ब्यौरा देते रहते हैं हमेशा, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि वो सबसे ज्यादा नालायकी उन्हीं के यहां से शुरू होती है, विच इज सो सैड। जबकि आपको भारत ने अपनी जमीन दे दी रहने के लिए, आप रहो ना वहां पीसफुली। आप क्यों भारत के मामले में हस्तक्षेप करते हो हर वक्त? तो आप शांति की दुहाई करोगे और शांति को तोड़ते रहोगे तो लोग अब सब जानने लगे हैं। तो ये अगर सीज फायर होता है तो भारत की ऑब्जेक्टिव मीट हो गई है। भारत का लेकिन सर, एक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी, लेकिन सर इस बार जो भारत के ऑब्जेक्टिव्स थे वो काफी लार्ज थे। इस बार लड़ाई सिर्फ आमने सामने की आर्म्ड इन्वेशन या इस तरह की नहीं थी, पर उससे भी बढ़कर के आतंक को खत्म करने की लड़ाई है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चप्पे चप्पे पर आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से लेके आतंकवाद हमें नजर आता है। इनफैक्ट ख्वाजा आसिफ ने अभी कहा था बीते दिनों कि मदरसा स्टूडेंट्स हमारे सेकेंड लाइन डिफेंस हैं। तो ऐसे में सर आपको क्या लग रहा है कि भारत क्या प्रेशर में आकर ये सब कर रहा है, या जो मैसेजिंग या ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो चुके हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि एक तो है कि विश्वास करें उस मुल्क पे
या उसके उसूलों पे जिसके अंदर हमारा सर्वनाश करना ही उनका उद्देश्य है, तो क्या हम उसकी बात पे विश्वास कर सकते हैं? Answer from my point of view is absolutely no. You cannot trust an evil that wants you dead. That's simple as that. दूसरी बात है कि क्या इंडिया प्रेशर में आया? तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन में रशिया और को कहा था और यूक्रेन के लीडर्स को कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वो बहुत ही स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट था। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये भी जीना पड़ेगा अपने ही शब्दों के हिसाब से, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर एंड इंडिया ऑलवेज मेंटेन्स कि मुझे लड़ाई में शौक नहीं है, हम धर्म युद्ध करते हैं, हमारे धर्म को खतरा होगा तो हम आप पे प्रहार करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो कहते नहीं कि शांति के नाम पे हमने सारा प्रयास किया कि तुम मत करो, तुम मत करो, बंद करो, वो मानते नहीं है। तो इस बार उनको जबरदस्त चपत मारी जी। अब मुझे एक ही बात का भय है अंबर जी कि क्या ये करवट बदलेगा या वैसे ही रहेगा, या उसको सांस लेने की थोड़ी फुर्सत हो गई, $2 बिलियन मिले हैं तो अब शायद और थोड़े हंगामा करे किसी और तरह से। इस बात पे भारत को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो था कि एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज अ वॉर। I'm happy and unhappy both. I'll tell you why. I'm happy because we rose up to our principles. जूते लगाए, थप्पड़ मारी, जगह पे बैठा दिया, लेकिन हमें दोबारा पृथ्वीराज चौहान नहीं बनना है। इस बात को जो है मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने कहा था कि आप हिंदू लोग बड़े शरीफ इंसान हैं, आप शांति के नाम पे कुछ भी देते रहेंगे और हम शांति के नाम पे आपकी ले लेंगे। ये बिल्कुल निश्चित ये शब्द है, मुझे कहा गया, मैंने आपको कोई बना करके कोट नहीं कर रहा हूं, मैं सुनी हुई बात को कह रहा हूं। इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि इसीलिए मैंने कहा, ओवैसी और अब्दुल्ला से डिमांड किया कि आपको मूल परिवर्तन लाना होगा अपने अंदर, नहीं तो हर बार ये लड़ाई हम आजन्म नहीं जी सकते हैं। और अगर ये धर्म की लड़ाई है, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, तो फिर लड़ लो पूरी तरह से, देखते हैं किसमें कितना है दम। This is what is important for to know. Absolutely sir, CNN के इंटरव्यू में हमने देखा कि किस तरह से एंकर ने हमारे एम्बेसडर विनय कबत्रा जी से सवाल किया कि क्या ये पाकिस्तानी मुसलमान वर्सेस हिंदू इंडियंस है, तो उसका ऑफ कोर्स जिस तरह का सवाल था उससे समझ में आता है प्रोपेगेंडा कि ये जो पहलगाम में हुआ उसमें सिर्फ चाइना ही नहीं बाकी और भी शक्तियां शामिल हैं जो भारत में कम्युनल वायलेंस और इस तरह की चीजें करवाना चाहती हैं, और अभी भी उसके बाद लगातार उसी बेसिस पे उसी लाइन पे चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान का हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप को टारगेट करना और उसके बाद इस तरह के सवालात सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा, इस सब के चलते सर जो हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं उनको कैसा वहां पर लग रहा है, क्योंकि वो दूर है देश से, किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है? देखिए, मैंने एक बार फिर कहूंगा कि हर एक अवसर, हर एक डिजास्टर एक अवसर देता है। तो हमारे यहाँ एनआरआईज के बीच में ये हमेशा चर्चा होती रहती है कि हम हिंदुओं में यूनिटी नहीं है, लेकिन इस तरह की हरकतों से यूनिटी बहुत जबरदस्त आई है, बहुत जबरदस्त आई है। आपको परसों की बात है, सारे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट और एम्बेसीज के सामने भारतीयों ने विरोध किया। आज की तारीख में पाकिस्तान कम्युनिटी जो है यहाँ पे, जो इंडियन रेस्टोरेंट चलाता है और इंडियन ग्रोसरी स्टोर चलाता है, भारत का नाम उपयोग करके लोगों ने वहां पे अपना सवाल पूछना बंद किया है। मैंने पूछा है यहाँ पे पटेल ब्रदर्स को जाके पहले, क्या मुझे आप किससे धंधा करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हलाल और नॉर्मल फूड के स्टोर खोलिए, अपने स्टोर में ही आप क्लियर कर दीजिए हलाल एंड नॉर्मल, because it's important for all of us to know. Why should I have Patanjali item which is halal? मैंने पतंजलि को भी मैसेज भेजा है कि भाई आप एक्सपोर्ट क्वालिटी जो भी बनाएं, लेकिन हमारे कंजम्पशन के लिए हमें नॉन हलाल चाहिए। तो ये मुद्दा जो है, जैसे मैंने कहा, ट्वीट किया कि अगर टर्की इस तरह से हमारे खिलाफ है तो लेट्स बॉयकॉट ऑल थिंग्स टर्की। ये जो मामला आ गया है ना, लोगों को अब थोड़ा सा बहुत मजबूती आई है। सो ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स आई कैन टॉक अबाउट, बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे इंडियंस
जो पहले सिकुड़ जाते थे वोकिस्तानी वो फिलॉसफी और वोकिस्तानी होने के कारण उनमें अब शर्म आई है। मैं तो सारे हिंदुस्तानी जो वोक हैं, मैं उन्हें वोकिस्तानी कहता हूँ। तो मेरा मेरा ये कहना है कि अब उन लोगों में थोड़ी शर्म, थोड़ी जागरूकता दोनों ही आई है कि ये चीज ऐसे नहीं चल सकती। कल की बात है, मैं कल की बात बता रहा हूँ। कल को किसी ने कहा था कि किसी ने मुझे वार्न किया कि आप लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं, लॉन्ग आइलैंड में पाकिस्तानियों का बड़ा अच्छा जमघट है, आप जरा बच के रहिएगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनके उसूल में क्या है, जिस तरह एक नुपुर, एक अंबर, एक विभूति को वो थ्रेट देते हैं, उनका मकसद यही है कि एक अंबर, एक नुपुर को मारो, बाकी लोग दहशत से डर के मारे चुप हो जाएंगे। सो द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, possibility of an attack exists. I have been warned. I have confronted that. But मैं तो वो कहते नहीं है, वो पिक्चर थी ना आनंद, इन जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पना मुझे उससे डरने की कोई बात ही नहीं है। तो इंडियन कम्युनिटी में अमेरिका में बहुत ही जुगाड़ यूनिटी आई है कि दिस कांट कंटिन्यू। हम जितने भी शांति के पुजारी हों, लेकिन इस तरह की बकवास हमें सहने की जरूरत नहीं है। इस बात पे जो पहले कभी हिंदुस्तानी नहीं उठता था, आज सब उठने लगे हैं। तो इसका मैं तो हमेशा इस बात पे विश्वास करता हूं कि हर एक हादसा, हर एक इंसिडेंट, हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक वार्तालाप का अपना इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन होता है, और हमारे आपकी भी इस चर्चा का इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन होता है। मौका इसी बात का है कि कौन उसका एडवांटेज सही तरीके से लेता है। सर, जिस तरह से ये सीज फायर की खबर आई है, आपको क्या लगता है कि पहले की तरह, जो मेरा असेसमेंट है, मुझे लगता है कि ये सीज फायर भी भारत को बहुत कॉस्टली पड़ने वाला, काफी महंगा पड़ेगा। काफी सटीक और बहुत बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी और पाकिस्तान घुटनों पे भी आ गया था। आपको नहीं लगता कि ये फिर से एक सीज फायर काफी महंगा भारत को पड़ सकता है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि जब कोई जीतता हो और वो रुक जाता है, तो हारने वाले को शह मिलती है। अगर आप किसी फुटबॉल मैच में, अगर आप 3 गोल से ज्यादा चल रहे हैं और आपने दूसरे को 1-2 गोल करने का मौका दिया, तो उसका उत्साह बढ़ता है। तो ये भारत को ये धोखा जो है ना, इसलिए मैंने कहा कि यू हैव टू डिमांड रेसिप्रोसिटी। ये सीज फायर की कंडीशन में होना चाहिए। रेसिप्रोसिटी डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टेड। यस, मैंने अपने शो में और मैंने जियोपॉलिटिकल टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, सब पे ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप्स बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज द यूज ऑफ वर्ड रेसिप्रोकल टैरिफ। टैरिफ का इजाद उन्होंने नहीं किया था। टैरिफ तो दुनिया कब से चली आ रही है, जब से आर्थिक व्यवस्था चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। उसने इस टूल को अपनाया है नेगोशिएशन टूल में मान करके। तो हम तो अगर तुम्हें चाहिए तो हमें मत डालो, अगर तुम डालोगे तो हम भी डालेंगे। तो इसमें तो कोई बेवकूफ़ी वाली बात तो है नहीं। आप भी चाहेंगी कि मैं आपसे वैसा ही बर्ताव करूं जो आप मुझसे करती हैं। भले मानस की तो वही तरीका होता है। तो आपने हमारे माल पे 200 ठोक दिया, तो मैं आपके माल पे 200 ठोक दूंगा। आप मत ठोको, मैं भी नहीं ठोकूंगा। तो रेसिप्रोसिटी जो वाली बात है, आपको जान के खुशी होगी अंबर जी, मैं अपने शोज में इस बात की चर्चा हमेशा करता हूं कि अनलेस एंड अनटिल वी डिमांड रेसिप्रोसिटी, वो बात जमेगी नहीं। कॉम्प्रोमाइज में हमेशा स्ट्रॉन्ग लूज करता है। दिस इज अगेन ए यूनिवर्सल फिलॉसफी जो हमने अपने थिंक टैंक में, जो हम अमेरिकन थिंक टैंक के साथ काम करता था, उसमें कहा गया था कि कॉम्प्रोमाइज इज अ वेरी बैड थिंग फॉर द वन हु इज स्ट्रॉन्ग and the one who is right. क्यों? 2 बूंद जहर का क्या 1 गैलन दूध के साथ समन्वय हो सकता है क्या? क्या आप वो दूध पिएंगी जिसमें हम सिर्फ 2 बूंद जहर डालता हूं? पूरे ग्लास दूध नहीं, जहर नहीं डालूंगा, सिर्फ 2 बूंद जहर डालूंगा। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। ये सत्य है। जब हम सत्य में विजयते की बात करते हैं, तो ये बात आनी चाहिए, और ये दुनिया भर में लागू है। मोहब्बत और इश्क एक अपनी जगह है, बलात्कार का डेफिनेशन आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो एक है कि ये इस बात को अगर हमने नहीं माना, रेसिप्रोसिटी को, इंडियंस, राइट थिंकिंग पीपल, गुड पीपल
You and I will have to demand reciprocity. Otherwise, what will happen is जो चोर उचक्के बदमाश हैं वो ड्यू प्रोसेस मांगते रहेंगे। और मेरा ये विचार है कि डेमोक्रेसी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम उसका फॉल्ट लाइन हो गया है। और ये जो है सारे के सारे नालायक लोग जो होते हैं वो फ्रीडम को फॉल्ट लाइन बना के यूज करते हैं। फ्रीडम फॉर मी, नॉट फॉर यू। वो आपके बलात्कार और हमारी बेइज्जती को भी वो जस्टिफाई करेंगे, उनकी फ्रीडम थी। दिस इज समथिंग विच आई एम वेरी एंग्री अबाउट। एज एन अवेयर सिटीजन, जागरूक इंसान, हमें इस बात को मानना पड़ेगा। आज मुफ्ती मोहम्मद कह रही हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि वो बच्चों को इतना परेशान हो रहे हैं, भारत इतना देश है। मैंने मुफ्ती महबूबा जी से यही पूछा, कहाँ गई आपकी इंसानियत जब कश्मीरी हिंदुओं को बलात्कार करके लीव, कन्वर्ट और डाई का स्लोगन देकर क्या आप उसके लिए अपोलोजाइज कर रही हैं? आप ये हमें उनसे पूछना पड़ेगा, उमर अब्दुल्ला से पूछना पड़ेगा, ओवैसी से पूछना पड़ेगा कि अगर आप मूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम आपको दोस्त कैसे माने। एब्सोल्युटली। और इस बार जो कुछ भी हुआ पहलगाम में, उसके बाद बड़े सवाल खड़े हुए और बड़ी एक उम्मीद और बड़े उद्देश्य के साथ भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में उतरा था। लेकिन क्या वजह रही जिससे ये सीज़फायर हुई है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार अगर भारत यू टर्न लेता है तो ठीक नहीं होगा। क्या मैसेज जाएगा सर सीज़फायर अगर ये हो रहा है तो? मैंने कहा आपको कि पाकिस्तान, एक बात है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि हम जो है वेस्ट और अमेरिका के बिके हुए हैं। मैं बहुत शब्द आते हैं मन में कहने के लिए, लेकिन कहूंगा नहीं, क्योंकि वो भी एक देश है। कहते हैं कि वो तवायफ बन के बैठे हुए थे उन देशों के नाम पे। उन्होंने कहा था कि हमने तो उनकी डर्टी गेम्स हमने प्ले की हैं। तो शायद पाकिस्तान जो है उनका IOU का कार्ड एनकैश कर रहे होंगे वो। और अमेरिका ने भी कहा कि हमने तुम्हारी बहुत अब्यूज की है, तुमको बहुत यूज किया है अपने पर्पस के लिए, तो चलो ले लो, भीख ले लो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान वेस्ट का होगा और डेमोक्रेसीज का होगा। भारत को की मानहानि होगी। भारतीय लोग जो थे ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार पाकिस्तान की कमर और रीढ़ तोड़ दी जाए, वो नहीं हुआ। ये सारा का सारा पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम वापस आ गया। हम क्यों माने? क्या रशिया ने सीज फायर माना क्या? लेकिन उसमें एक बात और भी है, रशिया ने सीज फायर नहीं माना, इजराइल ने सीज फायर नहीं माना, हमास ने सीज फायर नहीं माना, पैलेस्टीनियन ने सीज फायर नहीं माना। तो भारत क्यों मान रहा है सीज फायर? ये क्योंकि मोदी जी ने एक बार कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। सो ही इज शोइंग हिज गुड हार्ट, large heartedness, but I think by and large Indians will be disappointed, just as I am. Because this particular thing has been forced or imposed or requested, आप अपने शब्दों का चयन अपने खुद करिए, by the West and the powers that be. और मैंने ये कहा है कि ब्रिटेन के साथ जो आपका FDA हुआ है उसमें आप ये भी बोलें कि you will not allow anti-India, kill India, destroy India people to parade and demonstrate in London or UK. Not because it's not a freedom of speech, but that's a straight violent call to violence. सर ये जो नेगोशिएशन स्किल है इंडिया की काफी पुअर नजर आती है हिस्टोरिकली स्पीकिंग। हमने 1971 के बाद जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान के साथ, उसमें भी बावजूद जीतने के हमने काफी नीचे होकर उस मुआहदे को साइन किया। कई सारे हिस्टोरिकल ब्लंडर्स और बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। ये क्यों रिफ्लेक्ट होता है हमारी पॉलिसी में सर? वो मेरा फेवरेट वर्ड है, हमारा हिंदू का DNA। हम बहुत जल्दी माफ करते हैं। हम जो है वो जो पाउंड ऑफ फ्लेश एक्सट्रैक्ट करना हमें नहीं आता। वो हम मदरसा में लोगों को नहीं पढ़ाते। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा भी है कि मदरसा शत्रुबोध हम जिसे कहते हैं वो नहीं है अभी भी। हमारे में वो किलर इंस्टिंक्ट अभी तक नहीं आया। हम में वो जो है ना, हम मौत के सौदागर नहीं हैं। देखिए, हमें जीवन पसंद है, हमें जिंदगी पसंद है। हम जीवन के लिए, लाइफ के लिए लड़ते हैं, वो मौत के लिए लड़ते हैं कि हमें जिहाद मिलेगी, 72 हुरें मिलेंगी।
मैंने अभी एक मिलिट्री एडवाइजर को मैंने ये सजेस्ट किया कि ना उन्हें मारो, उनको मौत की सजा मत दो, क्योंकि उन्हें जन्नत और हुरे दोनों मिलती हैं। अब उन्हें निकम्मा कर दो, उनके दोनों पांव ठेंगुने पे गोली मार दो, न जन्नत मिलेगी न हुरे। You have to make a strategic shift in it. So I tell you this, I say this as an apology to myself. हमारा हिंदू डीएनए जो है वो माफ करता है, शांति प्रिय है, हमें जो है उसका भी परिवर्तन करना पड़ेगा। दिस फार एंड नो फर्दर। जिस तरह से लक्ष्मण रेखा महाभारत रामायण में थी कि सीता जी को लक्ष्मण जी ने कह दिया कि इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आप आएंगी तो आपकी सुरक्षा का मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं। जब तक आप उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगी आप सुरक्षित हैं। भारतीयों को लक्ष्मण रेखा अपने व्यवहार, अपने समाज, अपने परिवार पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसका पालन करना पड़ेगा। ये जो है हम एक्सेसिव शांति प्रिय जो हो गए हैं ना, ये हमें उस धोखे से हमें बचना है। वो जो फॉग ऑफ अनरियलिटी जो होती है, हमें उससे बचना है। दैट इज आवर वीकनेस एंड आई थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। दिस नीड्स टू बी टॉक्ड बाय ऑल हिंदूज। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी जो थी, आज की तारीख में कोई सीक्रेट नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सिस्टमैटिकली, अगर आप देखें भारत का इतिहास, दे वर ऑलवेज एंटी हिंदू। सारा कुछ जो उनका कानून बनाया, संविधान बनाया, जो भी किया कांग्रेस पार्टी ने नेहरू के अंदर, वो हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। वक्फ बोर्ड लेकर के नेहरू का प्राइम मिनिस्टर बनना, वो भी भारत के हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ धोखा था। क्योंकि सरदार पटेल 13 वोटों से प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए थे, लेकिन गांधी ने गांधीगिरी करके नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया। आई होप एंड विश कि पटेल साहब सरेंडर ना करते उस वक्त में। यही उदाहरण मैं देता हूं लोगों को कि हमें जो है ना, हम वी ट्राई टू बाय पीस एट एनी एंड ऑल कॉस्ट। अगर सरदार पटेल उस दिन न झुके होते तो नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, और नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता तो भारत का इतिहास, आपका हमारा भविष्य और भी अच्छा होता, क्योंकि ये नालायक लोग हम पे प्रहार नहीं करते। That's what is important. And I blame our own DNA. We are over. ये कहते नहीं है कि एक मुद्दा होता है, वो जो विवेकानंद जी का है, सवाल पूछा गया था, डिफाइन पॉइजन। जब उनसे पूछा गया कि जहर की तारीफ करिए, तो विवेकानंद जी ने कहा था, एनीथिंग इन एक्सेस। जस्ट 3 words, एनीथिंग इन एक्सेस। प्यार और मोहब्बत एक्सेस में पॉसेसिवनेस बन जाता है। Confidence in excess becomes arrogance. Think about it. We have become, in our udarta, we have become weak. Absolutely sir, rightly said. और हमें अब इसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सालों से, अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर लेते हैं तो उसमें हमने 78 सालों में काफी कुछ सहा है। पाकिस्तान ने कितनी बार वार किया है, भारत ने बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोगा है। तो उससे सीखते हुए आज जो युद्ध विराम की खबर आ रही है, हमारे जैसों के लिए तो ये काफी उदास करने वाली खबर है, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। अब इसके पीछे के क्या रीजंस हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, थैंक यू।